हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। दिस इज़ ऋषिका और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजन आईज की जो PT 365 है। ये अपडेटेड क्लासरूम स्टडी मटेरियल है। इसकी काफ़ी लेसन आ चुकी है। आज अभी हम लोग इकॉनमी के आगे देखेंगे और भी टॉपिक्स को। तो यहाँ पे फिजिकल पॉलिसी कंप्लीट हो गई है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड जितनी टॉपिक्स थी वो कंप्लीट हो गई है। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉरेन ट्रेड। ठीक है, फॉरेन ट्रेड में बहुत ज़्यादा FDI पॉलिसी को रिवाइज किया गया है, डिटेल में देखेंगे। नेगेटिव ऑयल प्राइस थी कोविड-19 के बाद, हम लोग देखें कि ऑयल प्राइस जो है बहुत ज़्यादा डाउन चल गया था, इवन नेगेटिव हो गया था, तो इसके बारे में देखेंगे। WTO की कुछ पीस क्लॉज है वो देखेंगे, ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटी देखेंगे, स्पेशल ड्राइंग राइट है जिसको SDR कहते हैं। साथ ही साथ कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको भी देख लेंगे। टाइम मिला तो एग्रीकल्चर और इसके एलाइड सेक्टर्स में भी एक नज़र मार लेंगे। ओके, तो इतनी रही। ये मैगजीन आपका एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स के लिए है क्योंकि प्रीलिम्स अब आपकी बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। तो अगर आप लोग को यहाँ पे रिवाइज करना है तो बहुत ही बेटर तरीका है, इस मैगजीन से आप लोग कर सकते हो, जो कि मार्च से लेकर मई के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके हर एक सब्जेक्ट से, वो यहाँ पे एक इकट्ठा रखा गया है। ठीक है, तो अगर आप लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि आप लोग मार्च अप्रैल मई तीनों मंथ की मैगजीन निकालो और उसको एक एक करके फिर से स्टार्ट करो स्टडी करना, रिवाइज करना, तो वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, टाइम टेकन हो जाता है। तो इट्स बेटर कि यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक साथ रखे गए हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ, जिसको आपको मगअप करनी है, टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना है। तो इसके लिए ये मैगजीन काफ़ी ज़्यादा सुइटेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और भी लेसन्स देखने के लिए यहाँ पे आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, प्लेलिस्ट में आकर आप लोग स्टार्टिंग से देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन। बात करते हैं फॉरेन ट्रेड में। सबसे पहली पॉइंट जो है वो है यहाँ पे रिवाइज्ड FDI पॉलिसी। तो FDI होता क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि बाहर की कंपनी अगर हमारे इंडिया में आकर डिफरेंट सेक्टर में अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनको हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब इन्वेस्टमेंट तो ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के आ गए और हमारे कंट्री में कहीं पे भी किसी भी कंपनी में किसी भी फील्ड में वो इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा तो है नहीं। एक प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस है, तो उसके नॉर्म्स में ही बाहर के जितने भी कंपनीज या जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमारे यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। रिसेंटली क्या है कि इंडिया के जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड के द्वारा जो है FDI पॉलिसी को रिवाइज किया गया है, जिसके थ्रू जो यहाँ पे आप देखते हो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो बहुत ज़्यादा हो जाता है या फिर बहुत कम होता है, या फिर आपका जो उसमें भी कई बार प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज़ को कर्व करना है, जिससे कि हमारा जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है वो यहाँ पे जो एक्सप्लॉइट हो रहा है कोविड-19 के कारण, जब हमारी इंडियन कंपनीज हिट हो गई है, तो उसको यहाँ पे देखना है। यानी कि देख सकते हैं कि FDI जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सेक्टर्स को इम्प्रूव करने के लिए या बूस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे कोविड-19 के बाद तो इन्वेस्टमेंट की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हो सकता है कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स जो है थोड़ा सा इन्वेस्ट करने में अब सोच समझ के इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इकॉनमिक ग्रोथ भी कम हो रहा है और ग्लोबल इकॉनमी यहाँ पे हिट हो चुकी है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। आइए देख लेते हैं कि पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस किया गया है। आज की प्रेजेंट पॉलिसी में आप देखोगे तो जो नॉन रेसिडेंट एंटिटीज़ है, यानी कि जो यहाँ पे NRI होते हैं, जो इंडियंस नहीं होते लेकिन वो भी इंडिया में आपका इन्वेस्ट कर सकते थे, ये अभी का जो आपका प्रेजेंट पॉलिसी है वो कहता है सब्जेक्ट टू FDI पॉलिसी। यहाँ पे जो भी FDI पॉलिसी है उसके हिसाब से जो नॉन रेसिडेंट है वो यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट इन दोज सेक्टर्स और एक्टिविटीज़ जो कि यहाँ पे आपका प्रोहिबिट किया गया है। यानी कि बस कुछ एक्टिविटीज़ ऐसा है, कुछ सेक्टर्स ऐसी है जिसमें कि उनको यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए रोका गया है। एडिशनल प्रोविज़न क्या है? अब जो चेंज किया गया है उसमें क्या रखा गया है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के भी जो सिटीजन्स है या फिर जो भी ऐसे एंटिटीज़ जो कि दोनों कंट्रीज़ में रजिस्टर किए गए, अब वो भी यहाँ पे जो है हमारे कंट्रीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ थ्रू गवर्नमेंट के रूट के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, तब आप लोग बेटर तरीके से समझ पाएंगे कि FDI में कहीं ना कि कुछ रूल्स रेगुलेशन होता है जिसके थ्रू जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमारे कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यही रूल्स रेगुलेशन है कि दो यहाँ पे रूट होता है, एक ऑटोमेटिक होता है और एक यहाँ पे गवर्नमेंट रूट होता है। गवर्नमेंट रूट के अंदर क्या होता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को जो है प्रायर अप्रूवल लेना होता है, यानी कि परमिशन लेनी होती है गवर्नमेंट से कि वो इस सेक्टर्स में इस जगह जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो क्या वो इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं। जब गवर्नमेंट की तरफ से उनको अप्रूवल मिल जाता है तभी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड है यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है कि इन्वेस्टर्स जो है ना वो यहाँ पे RBI को इन्फॉर्म करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के बाद। ऐसा नहीं है कि आके इन्वेस्टमेंट कर दी और अपने मज़े में, नहीं, वो यहाँ पे RBI को उनको इन्फॉर्म करना होता है। साथ ही यहाँ पे प्रपोजल भी होता है जिसमें कि FDI जो है ना अगर यहाँ पे 50 बिलियन रुपीज़ से ज़्यादा है तो यहाँ पे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के पास जो है पहले वो यहाँ पे प्रपोजल देते कि किस सेक्टर्स में और हमारे कंट्री में अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो।
तो यही चीज़ है यहाँ पे कि एडिशनल अभी प्रोविज़न दिया गया है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो सिटीजन्स हैं अब वो हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट रूट के थ्रू। साथ ही साथ जो पाकिस्तान के सेक्टर्स है या फिर एक्टिविटीज़ है जैसे कि डिफेंस, स्पेस और एटॉमिक एनर्जी जो है उसमें रोका गया है कि वहाँ पे वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, यानी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के जितने भी एंटिटीज़ है वो डिफेंस, स्पेस और एटॉमिक एनर्जी में जो है वो यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। जस्ट फॉर हमारी सिक्योरिटी के लिए इस तरीके का प्रोहिबिशन रखा गया है। फिर सेकंड थिंग क्या है कि अमेंडेड पॉलिसी जो है यहाँ पे ये बताता है कि जो एंटिटी है हमारे कंट्री का, यानी कि यहाँ पे जो लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है इंडिया के साथ, या फिर जो बेनिफिशियल ऑनर है इन्वेस्टमेंट के इंडिया में, वो अगर यहाँ पे सिचुएटेड है या फिर कोई सिटीजन्स है, एक सेकेंड, कोई भी कंट्री के, तो वो यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट रूट से ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि थोड़ा सा नॉर्म्स यहाँ पे टाइट किया गया है आपका, गवर्नमेंट रूट्स के अंदर से वो सारे गवर्नमेंट रूट्स के थ्रू वो सारे इन्वेस्टमेंट को अलाउड किया गया है, जिससे कि हमारी इंडिया की सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं से थ्रेट ना हो। यानी कि हमारे कंट्री के जो बॉर्डर से एक दूसरे कंट्री अटैच होते हैं, जैसे कि आप पाकिस्तान देख लो या फिर आप लोग चाइना देख लो, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, या फिर इस साइड आप लोग देखो कि नीचे श्रीलंका है, तो ये सारे जितने भी हमारे लैंड बॉर्डर को बोल रहा है, तो यहाँ पे श्रीलंका नहीं आएगा आपका, जो टच होता है चाहे नेपाल हो चाहे भूटान हो, तो वो सबको यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट रूट्स के थ्रू। साथ ही साथ जो अमेंडमेंट है वो यहाँ पे आपका ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप अगर एग्जिस्टिंग का है और फ्यूचर एफडीआई में अगर एफडीआई जो होंगे फ्यूचर में वो भी हमारे इंडिया में, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर कोई बेनिफिशियल ओनरशिप्स अगर यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन में अगर वो आते हैं, जो भी यहाँ पे रूल्स में आपका इम्पोज किया गया, तो उनको भी यहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूवल लेने की ज़रूरत है। मान लीजिए कि इसमें बात ये किया जा रहा है कि मान लीजिए कि एक पर्सन है या बी पर्सन है, तो पहले जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट था वो ए पर्सन के नाम पे था, लेकिन फिर क्या हुआ कि कुछ समय के बाद जो है 2019 में ये बी पर्सन के नाम में हो गया, या फिर आने वाले फ्यूचर में 2021 में ऐसा रखा गया है प्रोविज़न में कि ये बी पर्सन के नाम में जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ऐसा भी है कि जो इन्वेस्टर्स के नाम में और जो ओनरशिप में यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा ना, वो भी यहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट को और ऐसे इन्वेस्टर्स को जो है गवर्नमेंट अप्रूवल के थ्रू ही वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। फाइन, तो ये तीन बातें याद रखिएगा। एक तो हो गई कि हमारे जो नेबरिंग कंट्री है, जो हमारे कंट्रीज़ के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, दूसरे की पाकिस्तान और बांग्लादेश को स्पेशल दिया गया है कि उनके कोई भी इंटिटीज़ है या फिर वो रहने वाले लोग अगर उन कंट्रीज से रहने वाले जो रजिस्टर करा चुके हैं, या फिर थर्ड जो भी यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप हो रहा है, चाहे फ्यूचर में हो रहा है चाहे कमिंग ईयर्स में हो रहा है या फिर ऑलरेडी जो है आपका प्रीवियस ईयर में हो चुका है, तो ऐसे तीन लोग हैं जिनको कि यहाँ पे एडिशनली यहाँ पे कहा गया है कि वो अगर हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट रूट से कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग देख ली कि एफडीआई दो तरीके का होता है, लेकिन क्या क्या ऐसा सेक्टर्स है जिसमें कि एफडीआई को अलाउड नहीं किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला है कि जो लॉटरी बिजनेस है हमारे कंट्री में, उसमें ये अलाउड नहीं होगा, गैम्बलिंग और बेटिंग जो है उसमें अलाउड नहीं होगा, चिट फंड्स जो है उसमें आपका अलाउड नहीं है, निधि कंपनीज उसमें अलाउड नहीं है, जो ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स में जो ट्रेडिंग होता है उसमें अलाउड नहीं है, रियल इस्टेट बिजनेस है जिसमें कि आपका कंस्ट्रक्शन और जो रियल इस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर आपका जो है उसको छोड़कर यहाँ पे जो रियल इस्टेट बिजनेस है उसमें आपका यहाँ पे अलाउड नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग जो सिगार, चेरूट्स और जो सिगरेट्स और जो सिगरेट्स वगैरह, यानी कि जितने भी हार्मफुल यहाँ पे टॉक्सिक चीज़ें हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग में जो है ना एफडीआई को यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो ऑब्वियस है कि ये सारे ऐसी चीज़ है ना कि जो हमारे कंट्री में इलीगल माने जाते हैं। गैम्बलिंग, बेटिंग, ये आज तक इसको लीगल नहीं किया गया। चिट फंड तो आप लोगों को पता है कि हर समय ये प्रॉफिट ही देता है, तो इसको भी यहाँ पे रोकने का कोशिश करती है सरकार। और जो सिगार, सिगरेट्स है, ऐसा नहीं हमारे कंट्रीज में ये बनते भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी है, लेकिन इलीगल तो नहीं माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको प्रमोट भी करें हद से ज़रूरत से ज़्यादा, है कि नहीं, कि हम लोग इसको प्रमोट करें कि एफडीआई भी यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है ताकि अच्छे अच्छे तरीके के एकदम ब्रांडेड यहाँ पे सिगरेट वगैरह बने और हमारे देश के जो जनता है वो इसका एकदम आम से मीन्स एकदम शान से वो इसका इस्तेमाल कर सके। तो इसलिए कुछ ऐसे सेक्टर्स है जो कि अगर आप लोग आईक्यू भी यहाँ पे अप्लाई करोगे ना तो यू विल ईजिली अंडरस्टैंड कि कौन कौन से सेक्टर्स है जहाँ पे हमारे गवर्नमेंट को प्रोहिबिट करना चाहिए और प्रोहिबिट किया जा रहा है। साथ ही कुछ ऐसे सेक्टर्स जो है ना वो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपका ओपन नहीं है। जैसे हमारे कंट्रीज़ के जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग प्राइवेट सेक्टर को ओपन नहीं किए। मे बी कुछ हमारे कॉन्फिडेंशियल डेटा लीक हो सकती है या फिर हमारे कंट्रीज़ के लिए वो कहीं ना कहीं थ्रेटन हो सकता है, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी है, रेलवे ऑपरेशन है। तो ये सारी चीज़ है जिसमें कि आपका एफडीआई इन्वेस्टमेंट नहीं है और ये सेक्टर्स अलाउड भी नहीं किया गया है ओपन सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, तो एफडीआई की यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट हो गई। इतने पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये प्रीलिम्स के लिए हम लोग एकदम से पढ़ रहे हैं तो शॉर्ट में पढ़ेंगे और टू दी पॉइंट पढ़ेंगे। नेगेटिव ऑयल प्राइस के बारे में देख लेते हैं। अभी न्यूज़ में इसलिए था कि यूएस की जो ऑयल मार्केट है, हिस्ट्री यहाँ पे क्रिएट हो चुका है।
22 अप्रैल 2020 को एक हिस्ट्री क्रिएट हो गया था जब प्राइस ऑफ वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड का जो है बहुत ज़्यादा कम हो गया था प्राइस, और वो भी 40 बैरल डॉलर तक यहाँ पे आपका माइनस में चला गया था। जो कि आपको देखने को मिलेगा कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस हमेशा बहुत हाइक पे होती है। इंपोर्ट करें तो वो तो इतने ज़्यादा महंगे हैं कि उसका तो कुछ हिसाब ही नहीं है, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिला। और इस तरीके का हिस्ट्री जो है हमेशा याद रखा जाएगा कि क्रूड ऑयल की प्राइस इतना ज़्यादा कम हो चुकी थी। अब देखते हैं कि ग्लोबल प्राइस ऑयल जो है वो कैसे, यहाँ पे ग्लोबल ऑयल प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, कैसे सेट किया जाता है। तो क्रूड ऑयल प्राइस है, जिसको कच्चा तेल कहते हैं। क्रूड ऑयल से जो है हम लोग जब अपने कंट्री में लेकर आते हैं तो उससे पेट्रोलियम, डीजल और भी गैसेस जो है हम लोग उससे निकालते हैं। तो क्रूड ऑयल प्राइस जो है वो दूसरे कमोडिटीज़ के जैसा वो डिटरमाइन किया जाता है, कैसा ग्लोबल में सप्लाई और जो डिमांड की यहाँ पे उसको देखते हुए। जो इकॉनमीज जैसे ही ग्रो होते जा रही है तो इससे क्या हो रहा है ना कि ऑयल का जो डिमांड है वो बढ़ता जा रहा है इन जनरल, और स्पेशली अगर हम लोग देखें तो गुड्स और जो मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टिंग है प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर, तो ये भी स्पेशली बढ़ते जा रहा है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो ऑयल की जो यहाँ पे क्रूड ऑयल की जो सप्लाई है ना, मेजरली अगर आप देखोगे तो सेलेक्टेड कंट्रीज़ के द्वारा या फिर कुछ ग्रुपिंग के द्वारा जो कि इसको यहाँ पे कंट्रोल करते हैं। तो जैसे क्रूड ऑयल आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड में सब जगह नहीं देखने को मिलता है, हमारे इंडिया में तो ऐसा नहीं है, क्रूड ऑयल का इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, अच्छी क्वालिटी की नहीं देखने को मिलेगी। तो वैसे भी और बहुत सारे कंट्रीज़ है, तो कुछ एक सेलेक्टेड जगह पे ही मिलती है, और जहाँ पे भी ये मिलती है ना उसमें भी कुछ सेलेक्टेड कंट्रीज़ है और कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसको कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं। जैसे सबसे बड़ी यहाँ पे अगर क्रूड ऑयल के अगर आप लोग कंट्रोल मार्केट देखोगे तो वो OPEC है, ओपेक कंट्रीज़ इनको कहा जाता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन है पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का। इसके अंदर सारे वो कंट्रीज़ आते हैं जिनके यहाँ क्रूड ऑयल प्रोडक्शन होता है और वो दूसरे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन हाँ, हमारे वर्ल्ड में और भी कंट्रीज़ है, जैसे रशिया है, लेकिन वो ओपेक का मेंबर नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही कंट्रीज़ इसके पार्टी है जो जिनके यहाँ ऑयल की प्रोडक्शन होती है। साथ ही आप देखोगे कि यहाँ पे ऑयल की स्टेबिलिटी की जो ऑयल प्राइस की जो स्टेबिलिटी है वो भी यहाँ पे कुछ ऑपरेशन पर डिपेंड करती है, क्योंकि ऑयल प्राइस की स्टेबिलिटी आपको बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है इसकी प्राइसेस। प्रिडिक्टेबिलिटी देखें, यानी कि ग्लोबल डिमांड जो ऑयल की प्रिडिक्ट करती है उसके हिसाब से यहाँ पे डिपेंड होता है कि समटाइम्स ऐसा देखने को मिलता है कि ग्लोबल डिमांड जो है ऑयल का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और समटाइम्स बहुत ज़्यादा घट जाता है। अभी जो माइनस में ऑयल प्राइसेस चली गई है, क्यों चली गई है? क्योंकि डिमांड घट गई ना, सारे लॉकडाउन है, सारे कंट्रीज़ लॉकडाउन है, सारे लोग घर पे बैठे हैं, रोड पे जाना नहीं है, गाड़ियाँ चलानी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन ठप बैठा हुआ है, तो फिर यहाँ पे क्रूड ऑयल की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? तो इसलिए डिमांड कम हो गया और यहाँ पे प्राइसेस भी कम हो गई। जो एबिलिटी है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ का, वो यहाँ पे मेंटेन करते हैं सप्लाई को। साथ ही जो प्राइस यहाँ पे फॉल हो रहा है ना, वो यहाँ पे देखने को मिलता है कि कुछ एक्सपायरी, यानी कि जो मे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी US वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड का, उसके एक्सपायरी का भी यहाँ पे देखने को मिलता है कि अगर मान लीजिए कि ऐसा है कि कुछ समय के बाद ये एक्सपायरी होने वाले हैं, तो उसके पहले ही इसकी प्राइस भी कम कर दी जाती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा जिसके थ्रू जो है यहाँ पर प्राइस डिटरमाइंड होता है, यानी कि सिंपली आप यहाँ पे देख लो कि जितना सप्लाई किया जा रहा है और कितना डिमांड किया जा रहा है, इसी के बेसिस में आपका जो प्राइस है ना उसको सेट किया जाता है। इंडिया की क्या गेन है? इंडिया जो है वो 80% अपने ऑयल को नीड को पूरा करने के लिए जो है हम लोग इंपोर्ट करते हैं, और साथ ही 1% जो डॉलर फॉल होता है क्रूड ऑयल में, तो उससे हमारे यहाँ जो है ना पूरे एक साल का 10,000 करोड़ तक का सेव होता है। यानी कि आप लोग समझ सकते हो कि कितना लार्ज नंबर पे जो है ये क्रूड ऑयल की प्राइसेस अगर कम होती है तो हमारे कंट्री में कितने मनीज़ का जो है सेविंग हो जाता है। चीपर क्रूड जो है वो यहाँ पे लोअर इन्फ्लेशन को यहाँ पे कम करने में हेल्प करते हैं। इन्फ्लेशन क्या होता है कि मार्केट में महंगाई, मार्केट में मनी का फ्लो हो ज़्यादा हो जाना। तो यहाँ पे चीपर क्रूड ऑयल है, क्योंकि अगर हम लोग महंगे दाम पे क्रूड ऑयल खरीदते हैं तो इट मीन्स कि हम लोग ज़्यादा पैसा देते हैं, मार्केट में ज़्यादा पैसा आ जाता है, जिससे कि इन्फ्लेशन होने की चांसेस ज़्यादा होती है। लेकिन अगर सस्ते क्रूड ऑयल होते हैं तो कम पैसा देते हैं और मार्केट में कम पैसों की जो है चलन होती है। फ्यूल में जो सेविंग होता है ना, इससे क्या होता है कि कंज्यूमर की स्पेंडिंग भी आपका देखने को मिलेगा कि बूस्ट होता है। जब भी पेट्रोल की दाम बढ़ती है, डीजल की दाम बढ़ती है, तो आप लोग के एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हो जाते हैं, यानी कि आप लोग को अपने पॉकेट से ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, आप लोग की सेविंग कम हो जाती है। तो वही अगर यहाँ पे आपका जो प्राइस कम हो जाता है पेट्रोल और डीजल का, तो उससे क्या होता है कि आपकी सेविंग यहाँ पे कम हो जाती है। लोअर सब्सिडीज़ है जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट के बजट को हेल्प करता है। जितना ज़्यादा यहाँ पे आपका महंगा होता है क्रूड ऑयल, उससे क्या होता है कि सरकार को भी यहाँ पे सब्सिडीज़ देना पड़ता है। अब यहाँ पे सब्सिडीज़ देना पड़ता है तो इससे क्या होता है कि सरकार की बजट भी जो है डिसबैलेंस हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे सबसे बेटर है कि क्रूड ऑयल की प्राइस को कम रखा जाए, तो लोग को भी यहाँ पे परेशानी नहीं होगा, लोग जितना खर्च कर सकते हैं उतना खर्च कर पाएंगे, और सरकार को भी जो सब्सिडीज़ देने का बर्डन है वो भी यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो ये सारी कुछ गेन है इंडिया के लिए। इंडिया का क्रूड ऑयल का क्या प्रोफाइल है ये देख लेते हैं।
इंडिया के बारे में बात करें तो वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट हम लोग कंज्यूमर है ऑयल के, और फोर्थ लार्जेस्ट हम लोग ऑयल रिफाइनर के हैं। नेक्स्ट एक्सपोर्टर भी है हम लोग यहाँ पे रिफाइंड प्रोडक्ट के, यानी कि क्रूड ऑयल कच्चा तेल हम लोग अपना इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद उससे हम लोग पेट्रोल डीजल और बहुत सारी चीज़ें हम लोग निकाल कर उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो वो थर्ड लार्जेस्ट है, लेकिन जब एक्सपोर्ट करते हैं और लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनर है हम लोग, तो वो उस नंबर पर हम लोग फोर्थ है। ग्रोथ रेट अगर हम लोग इंडिया के ऑयल कंजप्शन का देखें तो ये एक्सपेक्ट लगाया जा रहा है कि चाइना को हम लोग मीड 2020 तक पास कर देंगे, और इंडिया का जो एनर्जी डिमांड है वो यहाँ पे अगले 20 साल के बाद जो है ना वो डबल होने वाला है। इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है क्रूड ऑयल और LNG इंपोर्ट में, लिक्विफाइड नेचुरल गैसेस में, और ग्रेटर देन यानी कि 80% से भी ज़्यादा जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो क्रूड ऑयल का है। बाद में यहाँ पे 45.3% जो है वो नेचुरल गैस या फिर LNG का है। तो ये आप लोग देख सकते हो कि कितना ह्यूज हम लोग डिपेंडेंट होते हैं क्रूड ऑयल और LNG में। 70% अगर हम लोग इंडिया का इंपोर्टेड एनर्जी देखें तो ये हमारे वेस्ट एशिया से आता है, कहने का मतलब है कि सऊदी अरेबिया, इराक और ईरान से। और जो GCC है, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल जो है, वो अकेले यहाँ पे 34% जो है इंडिया का ऑयल इंपोर्ट करती है, यानी कि हम लोग को जो सहायता मिलता है ऑयल का वो GCC से 34% अकेले मिलता है, लेकिन 70% हमें कहाँ से मिलता है तो वेस्ट एशिया से मिलता है। टॉप 5 क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर अगर हम लोग इंडिया का देखें तो कहाँ से, इराक है, सेकंड नंबर पे सऊदी अरेबिया है, थर्ड नंबर पे ईरान है, फोर्थ है नाइजीरिया एंड फिफ्थ वन इज़ UAE। तो ये आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉप 5 कंट्रीज है जिससे कि हम लोग इंपोर्ट करते हैं। क्रूड प्राइसिंग अगर मैकेनिज्म देखें तो कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो APM है, एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग मैकेनिज्म है, जो कि इस्टेब्लिश किया गया था क्रूड प्राइसिंग के लिए। APM की बात करें तो यहाँ पे पूल्ड प्राइसिंग मैकेनिज्म होती है। पूल्ड प्राइसिंग मैकेनिज्म कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे वेटेड एवरेज देखा जाता है कि इंटरनेशनल प्राइस क्या है, यानी कि पूरी तरीके से यहाँ पे देखा जाता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में यहाँ पे क्रूड ऑयल का प्राइस क्या है, और जो साथ में डोमेस्टिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो रहा है, इन दोनों को यहाँ पे देखा जाता है। उसके बाद एक यहाँ पे आपका मिडिल पाथ लेकर प्राइस को सेट किया जाता है। इट मीन्स कि पूरे इंटरनेशनल प्राइस कैसा है, और साथ ही साथ एक पर्टिकुलर कंट्री में जैसे ईरान का डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना हो रहा है, उस हिसाब से जो है यहाँ पे प्राइस को सेट किया जाता है, जिसको कि APM कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग मैकेनिज्म। ठीक है, स्टार्ट कब से हुआ था, ये 2002 से हुआ था, और लेकिन ये आप लोग देखोगे फिर ये ऑफिशियली आपका डिसमेंटल हो गया, यानी कहने का मतलब है कि फिर ये आपका जो है स्ट्रक्चर में आ चुका था। फिर यहाँ पे देखिए APMC के डिसमेंटलिंग से तो जो इंडिजिनस क्रूड का प्राइस है, मान लीजिए कि ईरान में कुछ अलग है, सऊदी अरेबिया में अलग है, उसको यहाँ पे इंटरनेशनल प्राइस के साथ लिंक किया गया, और फिर यहाँ पे देखा गया कि प्राइस क्या डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर से क्या यहाँ पे प्राइस रिसीव हो रहा है, और फिर उसको जो है इंटरनेशनल मार्केट से लिंक किया गया। यानी कि हर एक इंडिविजुअल कंट्रीज़ में जितना भी आप उस कंट्री में जो ऑयल का प्रोडक्शन होता है उसके प्राइसिंग को लेकर, और साथ ही साथ इंटरनेशनल प्राइसिंग क्या है, उन दोनों को यहाँ पे देखकर जो है एक आपका अकेले प्राइसिंग यहाँ पे मैकेनिज्म लाया गया था। साथ ही साथ इसके बाद क्या हुआ कि पेट्रोल और जो डीजल प्राइस है ना, वो भी फाइनली यहाँ पे डीरेगुलेट किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2010 में, फिर उसके बाद जो है 2014 में। बट जो इंटरनेशनल प्राइस है वो डायरेक्टली यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करता है कि लोकल प्राइस कितना है, क्योंकि जो फ्यूल का प्राइस है ना वो आपको रिटेल स्टेशंस में जो देखने को मिलेगा उसमें आपका एडिशनल कॉस्ट भी होता है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज टैक्स भी लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, मार्जिन होता है रिटेलर का, सब्सिडीज़ जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। जैसे कि आप लोग देखते हो कि जितने में हम लोग अपने कंट्री में इंपोर्ट करते हैं ऑयल को, अगर उस हिसाब से अगर पेट्रोल और डीजल का अगर दाम लगाया जाए ना तो 30 से 40 रुपीज़ से ज़्यादा जो है ना डीजल और पेट्रोल का दाम होना ही नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग कितने में परचेज़ करते हैं, 70 रुपीज़ में परचेज़ करते हैं, 80 रुपीज़ में परचेज़ करते हैं, इस तरीके का ही लमसम रहता है। तो क्यों रहता है, क्योंकि इसमें इतने सारे टैक्स इंक्लूड हो जाते हैं, साथ ही यहाँ पे इतने तरीके की चीज़ें इंक्लूड होती है, तब जाकर जो है ना वो 40 रुपीज़ की जो एक्चुअल प्राइसिंग होती है पेट्रोल की, वो बढ़ के हमारा 70 to 80 रुपीज़ हो जाता है। ये जो सब्सिडी आपका प्रोवाइड किया जाता है ये कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस आप देखते हो कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी बहुत कम हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि आम लोगों की जो जेब में है ना उसमें जो है आपका देखने को मिलेगा प्रॉब्लम होता है। तो उस प्रॉब्लम को कम करने के लिए यहाँ पे इस तरीके का सोल्यूशन लाया जाता है। गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे कंपेंसेशन भी किया जाता है, यानी कि आप लोग देखो कि समटाइम्स क्या होता है कि वो यहाँ पे कंपनीज़ को कंपेंसेट भी करती है अगर किसी भी तरीके का लॉस वो झेल रहे हैं लोअर रेट के कारण, क्योंकि
कभी कभी जो है यहाँ पे पेट्रोल का दाम कम कर दिया जाता है, तो कुछ कंपनीज़ को यहाँ पे घाटा हो जाता है। तो अगर वो घाटा होता है तो गवर्नमेंट उसको कंपेंसेट करते हैं, गवर्नमेंट कंपेंसेट करते हैं, तो इस तरीके के घाटे को हम लोग अंडर रिकवरीज भी कहते हैं। ठीक है, आइए कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसमें एक वर्ड आता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहने का क्या मतलब होता है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कि एक स्पेसिफिक कमोडिटीज़ को आप लोग या तो खरीदते हो या तो बेचते हो, और एक सही तरीके के एक क्वालिटी में, साथ ही एक सर्टेन फ्यूचर में, जो कि सर्टेन डेट में, जो कि आप लोग फ्यूचर में करने वाले हो। मान लो कि मैं आप लोग से डील करती हूँ कि मुझे यहाँ पे पेट्रोल चाहिए, बट मुझे 1 सितंबर को पेट्रोल चाहिए, वो भी कुछ क्वांटिटीज़ में। ठीक है, मान लीजिए कि मुझे 10 लीटर पेट्रोल चाहिए और उसका प्राइस मैं आज ही फिक्स कर लूँ। ठीक है, 23 अगस्त को ही मैं यहाँ पे जो है फिक्स कर लूँ कि मुझे जो है यहाँ पे पेट्रोल की जो यहाँ पे दाम चाहिए वो 60 रुपीज़ पर लीटर चाहिए। तो ये मैं यहाँ पे आज ही इसको फिक्स कर ली हूँ सारी चीज़ें, लेकिन ये मैं आपके साथ खरीदूंगी कब? तो या तो 1 सितंबर को खरीदूंगी या फिर आप मुझे इसको बेचोगे 1 सितंबर को। ठीक है, तो इसी को कहते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आगे आने वाले दिनों में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओपेक कंट्रीज़ के बारे में हम लोग देख रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज़। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। इसमें बात क्या किया जा रहा है। ओपेक एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि बगदाद कॉन्फ्रेंस के थ्रू बनाया गया था 1960 में। ओपेक का बात करें तो यहाँ पे 13 कंट्रीज़ है, जैसे कि ईरान, इराक, वेनेजुएला भी आपको देखने को मिलेगा। ओपेक मेंबर की बात करें तो यहाँ पे 82% जो टोटल वर्ल्ड की जो ऑयल रिजर्व्स है उसको यहाँ पे आपका प्रूव किया गया है। 2018 में ओपेक मेंबर जो है यहाँ पे 41% टोटल वर्ल्ड क्रूड ऑयल प्रोडक्शन जो है यहाँ पे देखा गया। ओपेक और नॉन ओपेक जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस है उसमें आपको 10 अदर कंट्रीज़ देखने को मिलेंगे, जिसमें कि रशिया, कजाकिस्तान और मैक्सिको है, जो कि ओपेक का मेंबर नहीं है लेकिन वो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। साथ ही अगर हम लोग यहाँ पे देखें, दिस ग्रुपिंग इज़ इनफॉर्मली नोन एज ओपेक प्लस। ओपेक प्लस कहने का क्या मतलब होता है और साथ ही साथ वेना ग्रुप कहने का क्या मतलब होता है कि वैसे कंट्रीज़ जो कि आपके ओपेक में है, यानी कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है, लेकिन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ होने के बावजूद भी वो ओपेक का पार्ट नहीं है। तो ऐसे कौन कौन से 3 कंट्रीज़ का नाम था अभी हम लोग देखें यहाँ पे यहाँ पे देखिए रशिया, कजाकिस्तान एंड मैक्सिको। ठीक है, तो याद रखिएगा ये तीनों कंट्री। और एक रिलेटेड न्यूज़ है, जैसे कि यहाँ पे आपका हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हैज़ इंट्रोड्यूस ट्रेडिंग इन नेगेटिव प्राइस, यानी कि जो कमोडिटी है उनके ऊपर नेगेटिव प्राइस में भी ट्रेड करने के लिए यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। अब आते हैं WTO की पीस क्लॉज को लेकर, यानी कि जो पीस क्लॉज है उसके बारे में भी आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पता होना चाहिए। इंडिया के द्वारा इन्वोक किया गया है पीस क्लॉज ऑफ WTO। वो भी क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपका सपोर्ट किया जा रहा था फार्मर्स के लिए, और फार्मर्स को किस लिए? यहाँ पे राइस के लिए। तो इसी की एक सपोर्ट प्राइस करने के लिए इस तरीके का पीस क्लॉज लाया गया। फर्स्ट टाइम कोई कंट्री जो है ना इस तरीके के क्लॉज को यूज़ कर रही है, क्योंकि WTO में ऐसा क्लॉज था। क्लॉज कहने का मतलब है कि सिंपल जो उनका रूल्स रेगुलेशन होता है ना उसमें से एक प्रोविजन। ठीक है, तो उसका अभी हम लोग, इंडिया है जो कि पहली बार इस तरीके का क्लॉज को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डिटेल में देखेंगे, इंडिया के द्वारा यहाँ पे WTO को इन्फॉर्म किया गया है कि राइस प्रोडक्शन का क्या वैल्यू होना चाहिए था, और राइस प्रोडक्शन का जो वैल्यू होना चाहिए था वो $43 बिलियन होना चाहिए था 2018-19 में, लेकिन यहाँ पे सब्सिडीज़ जो दिया गया वो $5 बिलियन तक का दिया गया, जो कि 11.46% ऑफ वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन है। तो इसके बारे में इंडिया के द्वारा इन्फॉर्मेशन दिया गया। साथ ही जो एग्रीमेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर WTO के अंदर, यहाँ पे आपका 10% जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए है, और ये जो कि यहाँ पे मिनिमिस लेवल कहा जाता है। डी मिनिमिस लेवल जो है एक मिनिमम अमाउंट होता है डोमेस्टिक सपोर्ट करने के लिए, यानी कि मान लीजिए कि हमारे कंट्रीज़ में फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए, और जो राइस की प्रोडक्शन होती है वो पूरे ऑल ओवर द इंडिया में होती है। तो राइस की प्रोडक्शन जो है वो हमारा खरीफ क्रॉप के अंदर आता है, और राइस की प्रोडक्शन को यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए WTO के लिए द्वारा भी यहाँ पे आपका मिनिमम अमाउंट दिया जाता है, और ये अलाउ किया जाता है अगर डिस्टॉर्टेड ट्रेड है। जैसे कि ये कोविड-19 के टाइम में हम लोग देख रहे हैं कि ट्रेड जो है कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया था, कहीं ना कहीं जो है कनेक्टिविटी लिंक जो है वो टूट चुकी थी। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग राइस को एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, और इससे क्या हुआ, एक्सपोर्ट नहीं कर पाए तो फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो यहाँ पे फ़ायदा नहीं हो पाया। तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके को जो है आपका मिनिमम सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे WTO से गुहार लगाया गया। इंडिया के द्वारा ये पीस क्लॉज यूज़ किया गया, और इसका रीज़न क्या दिया गया है कि गवर्नमेंट जो है ना इस तरीके का एक्सपोर्ट कभी नहीं ली थी, एक्सपोर्ट अंडरटेक एक्सपोर्ट ऑन कमर्शियल बेस फ्रॉम पब्लिक स्टॉक होल्डिंग, यानी कि ये कमर्शियल बेस के लिए जो है ना यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं करती है। साथ ही आप देखोगे कि स्टॉक जो यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर है वो यहाँ पे एक्वायर किया गया, फिर रिलीज़ किया गया, जिससे कि डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी पूरी हो सके, इंडिया के पुअर और जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उनको पूरी तरीके से जो है उनकी फूड सिक्योरिटी मिल सके, ना कि यहाँ पे कमर्शियल ट्रेड करे और फूड सिक्योरिटी ऑफ अदर्स करे। यानी कि समझने का कोशिश कीजिए कि इंडिया के द्वारा रीज़न ये दिया गया था ना
कि सबसे पहला कोविड-19 में प्राइमरी चीज़ क्या था कि हम लोग को अपने कंट्री के लोगों को जो है किसी भी तरीके का एसेंशियल कमोडिटीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। अब एसेंशियल कमोडिटीज़ में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि फूड सिक्योरिटी की जो कि रोज कमाते थे, खाते थे, तो उन लोगों को यहाँ पे किसी भी तरीके का कमी नहीं होना चाहिए। तो इंडिया के द्वारा यही कहा गया कि जो स्टॉक पाइलिंग रखा गया है, जो एक ज़रूरत से ज़्यादा जब प्रोडक्शन हुआ था तो इसको स्टॉक में रखा गया था। तो उस स्टॉक को इंडिया क्या चाहते हैं कि पहले अपने कंट्री के लोगों को फीड करना, तब वो बाहर के कंट्री को फीड करना चाहते थे और कमर्शियल यूज़ करना चाहते थे ये सारे गुड्स का। तो यहाँ पर आप लोग कोविड-19 के ही व्यू में देखोगे कि दो बात आता है, एक तो हमारे कंट्री को फीड करना है और दूसरा है कि इंटरनेशनल ट्रेड डिसरप्ट हो गया था। तो ये दो तरीके का प्रॉब्लम है। तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहला बात आता है कि जितना भी राइस प्रोडक्शन था उसको अपने कंट्री को फीड कराना। यहाँ पे बैकग्राउंड में चल के देखते हैं, जब उरुग्वे राउंड हुआ था WTO का, वो भी 1994 में, तो जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है वो आपको देखने को मिलेगा कि एग्जिस्टेंस में आया था और यहाँ पे कुछ गाइडेंस दिया था कि डोमेस्टिक सपोर्ट करने के लिए अगर कोई भी कमोडिटीज़ है या फिर कोई भी गुड्स है तो उनको डोमेस्टिक सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे कमिटमेंट दिया गया था। साथ ही साथ जो है जनरल डिसिप्लिन रखा गया था कि कैसे यहाँ पे डोमेस्टिक सपोर्ट करना है। इस एग्रीमेंट के अंदर क्या था कि यहाँ पे जो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सपोर्ट मेजर्स है उसको लिमिट करना है और साथ ही साथ यहाँ पे मेंबर को ना एग्रीड किया गया था कि वो यहाँ पे अपनी जो पॉलिसीज़ है उनको कर्व कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आपका कैसे, तो एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट को, और इसको अंबर बॉक्स भी कहा जाता है। WTO का 3 बॉक्स है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और अंबर बॉक्स। तो अंबर बॉक्स बेसिकली यहाँ पे जो अंबर बॉक्स बेसिकली यहाँ पे जो कमोडिटीज़ को सपोर्ट करने के लिए जो रखा जाता था ना, यानी कि ट्रेड रिलेटेड, तो उसी के बारे में यहाँ पे आपका अंबर बॉक्स में रखा गया था। फिर उसके बाद आगे आते हैं और क्या बातें की जा रही है उसमें देखते हैं। उसके बाद पीस क्लॉज जो है ना वो अभी भी आप देखोगे कि इफेक्ट में था और 9 ईयर्स तक ये इफेक्ट में देखने को मिला है, यानी कि लास्ट आपका 2003 तक। G33 जो है इसमें आपका डेवलपिंग कंट्रीज है, जो कि इंडिया के द्वारा भी इसको लीड किया जा रहा था। तो ये काफ़ी हार्ड है कि फूड सिक्योरिटी कमिटमेंट को फुलफिल करना और फिर यहाँ पे पीस क्लॉज जो टेम्प्रेरी है उसको रिवाइव करना। तो ये भी हम लोग देख चुके हैं। नायरोबी जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है वो भी WTO का, तो वो कब हुआ था, 2015 में हुआ था। उसके बाद पीस क्लॉज देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चंस कहीं इससे ना अराइज हो जाए कि पीस क्लॉज क्या क्या कहने का मतलब है। यानी कि यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो है ना प्रोटेक्ट किया जाता है, और प्रोटेक्ट किस मैटर से, तो फूड प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम के मैटर से जो है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, जिसको यहाँ पे पीस क्लॉज कह रहे हैं। मे बी ये डायरेक्टली आपका पूछा जाएगा कि पीस क्लॉज को सबसे अच्छे से कौन यहाँ पे किस स्टेटमेंट के अंदर इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो। शायद आप लोग इसको वॉर से लिंक कर लोगे या फिर पीस कीपिंग वर्कफोर्स से इसको लिंक कर सकते हो, तो वो नहीं है। यहाँ पे फूड सिक्योरिटी का और फूड प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे ग्रीन बॉक्स डोमेस्टिक सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि आपका काउंटर वेलिंग ड्यूटी के लिए सब्जेक्ट नहीं है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होता है, देखिए दो तरीके की एक होती है। एक आपको देखने को मिलेगा कि एंटी डंपिंग ड्यूटी, ADD बोलते हैं, और इसको कहते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो ADD और CVD क्या होता है, AVD होता है जब यहाँ पे मान लीजिए जैसे चाइना है, अपने कुछ सस्ते मोबाइल को जो है हमारे कंट्री में डंप कर रहे हैं। अब हमारे कंट्री में भी जो है नोकिया की फ़ोन बन रही है और चाइना वाले क्या कर रहे हैं कि सस्ते दाम में जो है हमारे यहाँ नोकिया की फ़ोन को डंप कर रहे हैं और ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं, जिससे कि हमारा डोमेस्टिक मार्केट जो है हिट हो जाता है। हमारे डोमेस्टिक मार्केट में जो लोग हैं, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो सेल कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं घाटा होने लगता है। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग इस तरीके का ड्यूटी लगा देते हैं, जिससे कि उनका जो प्रोडक्ट है जो वो सस्ते दाम में हमारे कंट्री में बेचना चाह रहे थे तो वो महंगी हो जा रही है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी कहने का क्या मतलब है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी कहने का मतलब है कि एक तो चाइना जो है अपने मोबाइल को यहाँ हमारे कंट्री में भेज भी रहा है, तो सस्ते दाम में भी भेज रहा है, प्लस उसको जो है ना वहाँ की सरकार उस पर सब्सिडी भी दे रही है। तो इससे भी क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारी मार्केट ही हर्ट होती है। ज़रूरत से ज़्यादा सब्सिडी देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा जो है उस प्रोडक्ट का दाम कम होता है। तो ये सारा काम जो है यहाँ पे ख़त्म करने के लिए आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ग्रीन बॉक्स जो डोमेस्टिक है सपोर्ट मेजर्स जो है वो यहाँ पे आपका काउंटर वेलिंग ड्यूटी एक्शंस के सब्जेक्ट में नहीं दिया जाता है। साथ ही अगर हम लोग देखें जो पीस क्लॉज है ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए है और यहाँ पे WTO की प्रोहिबिटेड सब्सिडीज़ है जो कि प्रोवाइड किया जा सकता है, वो भी फार्मर्स को बिना किसी डिस्प्यूट को इनवाइट किए हुए, और ये एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के तहत ही आता है। यानी कि यहाँ पे क्या है ना कि WTO की जो प्रोहिबिटेड सब्सिडीज़ है, यानी कि जो फार्मर्स को सब्सिडीज़ दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो वो यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ है जो कि यहाँ पे WTO प्रोहिबिटेड सब्सिडीज़ जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं फार्मर्स को, बट बिना किसी डिस्प्यूट के इन्वाइट किए हुए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा।
तो मेन बात यहाँ पे ये आते हैं कि टाइप ऑफ सब्सिडीज़ देखते हैं कि कैसे WTO सब्सिडीज़ देते हैं। तो सब्सिडीज़ देने का 3 तरीका है, एक ग्रीन बॉक्स है, ब्लू बॉक्स है और अम्बर बॉक्स है। ग्रीन बॉक्स में क्या है कि यहाँ पे आप देखोगे कि डोमेस्टिक सपोर्ट दिया जाता है, जो कि आपका यहाँ पे ट्रेड डिस्टॉर्शन जिससे कि नहीं हो रहा है, और ट्रेड डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा है या फिर मोस्ट कॉसेज मिनिमम डिस्टॉर्शन हो रहा है। यानी कि मान लीजिए कि अभी जो कोविड-19 का सिचुएशन है, इसमें जो है ट्रेड जो है वो डिस्टॉर्ट हो चुका है। रेगुलर जिस तरीके से चल रहा था प्री कोविड में, उस तरीके से तो अभी जो है कोविड टाइम में ये इस तरीके का ट्रेड नहीं चल रहा है। काफ़ी कंट्रीज़ जो है बहुत तरीके का रेस्ट्रिक्शन लगा रही है, सामान का भी, कमोडिटीज़ का जो है ना, वो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कहीं ना कहीं रुका हुआ है। तो ये यही कहा जाता है कि यहाँ पे जो डोमेस्टिक सपोर्ट मेजर्स है वो यहाँ पे ट्रेड डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए, और ये मोस्ट कॉजेज मिनिमम डिस्टॉर्शन, यानी कि अगर हो भी तो एकदम कम से कम डिस्टॉर्शन हो। ये आप देखोगे कि ये इम्प्लीमेंट किया गया था कुछ प्रोग्राम में, जिसका एम है कि यहाँ पे जो फार्मर्स की इनकम है उसको सपोर्ट करना है बिना किसी प्रोडक्शन और प्राइस को इन्फ्लुएंस किए हुए। तो यहाँ पे 2 तरीके का सपोर्ट दिया जाता है फार्मर्स को। एक तो है पब्लिक सर्विस प्रोग्राम, जिसके अंदर रिसर्च है, ट्रेनिंग है, मार्केटिंग है, प्रमोशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डोमेस्टिक फूड है, ये सारे चीज़ है। सेकंड है कि डायरेक्ट पेमेंट टू प्रोड्यूसर्स, जिसमें कि आप देखोगे कि फुल्ली डिकवर्ड किया गया है, वो भी प्रोडक्शन से, जैसे कि इनकम जनरेट होना, जैसे फार्मर्स का जो इनकम जनरेट होता है, सिक्योरिटी प्रोडक्शन है, साथ ही रीजनल डेवलपमेंट और प्रोग्राम है। तो ये सारे 2 तरीके से जो है यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है ग्रीन बॉक्स के अंदर। तो ये बात हो गई। ब्लू बॉक्स में क्या है, ब्लू बॉक्स में आप देखोगे कि जो सब्सिडी प्रोवाइड किया जाता है वो यहाँ पे लिमिट प्रोडक्शन के लिए है। साथ ही यहाँ पे जो प्रोडक्शन कोटास है उसको इम्पोज किया जाता है, जो कि फार्मर्स को ज़रूरत होता है कि वो अपने जो है जितना भी लैंड में वो अपना प्रोडक्शन करते हैं, तो उनको एक अलग से कोटा देना चाहिए, जिससे कि उनको बेनिफिट हो सके। तो यहाँ पे जो है लिमिट प्रोडक्शन किया जाता है। इसमें क्या है कि पेमेंट्स को डायरेक्टली यहाँ पे लिंक किया जाता है, जितना भी उनका एनिमल नंबर है और जितना भी वो यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं। और ब्लू बॉक्स में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपका जो मेजर्स है वो एग्जेम्प्ट है रिडक्शन कमिटमेंट से, यानी कि यहाँ पे जो भी कमी हो रही है उसके कमिटमेंट से जो है इसको हटाया गया है। उसके बाद अंबर बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे तो एज यूजल डोमेस्टिक सपोर्ट यहाँ पे मेजर्स है, जो कि ट्रेड डिस्टॉर्टिंग डोमेस्टिक सपोर्ट मेजर्स हैं। अगर ट्रेड यहाँ पे डिस्टॉर्ट भी हो गया है तो अपने कंट्री को, हर एक कंट्री को जो है सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो है यहाँ पे इस तरीके का बॉक्स लाया गया है। इसमें डी मिनिमीज है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट जो है अलाउ किया गया है, WTO के द्वारा देखा जाएगा। इसमें भी 2 पार्ट है, आपका प्रोडक्ट स्पेसिफिक सब्सिडी है, नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक सब्सिडी है। प्रोडक्ट स्पेसिफिक सब्सिडी क्या होता है कि टोटल लेवल ऑफ सपोर्ट जो कि यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल को और एग्रीकल्चर जो कमोडिटी है उनको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे MSP होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपकी प्याज की खेती होती है, तो प्याज की जो खेती होती है, जब प्याज के बीज को बोया जाता है, या फिर आई डोंट नो कि कैसे प्याज होते हैं, तो प्याज की जो खेती होती है ना, जब इसको बोया जाता है तो उससे पहले ही सरकार इस पर एक रेट फिक्स कर देती है मिनिमम सपोर्ट देने के लिए, कि मैं इसको, अगर ये मार्केट में उतना आपका नहीं बिका तो 1 kg प्याज को जो है ना यहाँ पे 5 रुपीज़ में मैं खरीद लूँगा, ऐसा सरकार का यहाँ पे दावा होता है। तो यहाँ पे फार्मर्स को एक तरीके का सिक्योरिटी मिल जाता है कि उनके अनाज जो है वो पैदावार जो कर रहे हैं वो बर्बाद नहीं होंगे, उनको उसका रिटर्न ज़रूर मिलेगा, लेकिन ये बहुत मिनिमम सपोर्ट होता है। अब यहाँ पे फार्मर्स के पास छूट है कि वो इससे ज़्यादा यहाँ पे पैसे लगाकर वो अपना बेच सकते हैं कमोडिटीज़ को। तो फार्मर्स क्या करते हैं कि 40 रुपया पर केजी यहाँ पे प्याज बेचते हैं, या फिर आप देखो 30 रुपया पर केजी आपका प्याज बेचते हैं। तो ये एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है इंडिविजुअल बेसिस पे यहाँ पे सरकार के द्वारा दिया जाता है। नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक सब्सिडी क्या होता है कि टोटल लेवल ऑफ सपोर्ट दिया जाता है यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में, जैसे कि सब्सिडीज़ दिया गया कुछ इनपुट में, जैसे फर्टिलाइज़र है, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन है, सीड्स है, क्रेडिट है। तो इन सारे बेसिस में, यानी कि बिजली प्रोवाइड करने में बिजली अच्छी रहेगी तो इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी हो पाएगी, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र दो जिससे कि सही तरीके से जो है उनका उत्पादन हो सके। तो ये सारी जगह पे भी जो है सब्सिडी प्रोवाइड किया जाता है। तो ये दोनों कंपोनेंट आपका आता है अंबर बॉक्स के अंदर, ठीक है। आइए कुछ रिलेटेड न्यूज़ भी देख लेते हैं। सबसे पहला है स्कीम फॉर रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, जो कि यहाँ पे कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया है। तो यहाँ पे जो ये आपका एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट है, ये पहले से जो मर्केंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम्स है उसको यहाँ पे रिप्लेस करेगा, और वो यहाँ पे जो है WTO के जो रूल्स है उसको वॉयलेट करता है, और ये एक्सपोर्ट पे फोकस किया जाता था पहले, लेकिन इसको फेज आउट कर दिया गया, यानी कि मर्केंटाइज जो एक्सपोर्ट है फ्रॉम इंडिया स्कीम इसको आप ख़त्म कर दिया गया है। इसकी जगह में आप देखोगे कि रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, यानी कि जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है उसके ऊपर जो है ड्यूटीज़ और टैक्सेस को कम करने के लिए बात किया जा रहा है। ये जो आपका इसको हटा दिया गया मर्केंटाइज एक्सपोर्ट
फ्रॉम इंडिया स्कीम, ये आपका इंट्रोड्यूस किया गया था 2015 में, और वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर किया गया था, जिससे कि जो एक्सपोर्ट है ना उसको यहाँ पे और ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिवाइज किया जा सके। पहले यहाँ पे डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल हुआ करता था WTO का, जिनके द्वारा ये इंडिया का जो एक्सपोर्ट रिलेटेड स्कीम है उसको ये रूल करते थे और प्रोहिबिटेड स्कीम्स के नेचर में लाए थे। वो भी कब? तो यहाँ पे आपका एक एग्रीमेंट हुआ था सब्सिडीज़ एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स में, तब 3 स्कीम्स यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे क्या क्या है। मर्केंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट स्कीम है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्कीम है और एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम है। अगर यहाँ पे हम लोग SCM की बात करें, सब्सिडीज़ एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स के बारे में, तो यहाँ पे क्या है कि 2 इश्यूज़ यहाँ पे देखा जाता है कि पहला क्या है कि सब्सिडीज़ के प्रोविजंस को रेगुलेट करना और साथ ही साथ काउंटरवेलिंग मेजर्स को यूज़ करना, जिससे कि अगर कोई भी इंजरी होता है यानी कि सब्सिडाइज्ड इंपोर्ट्स के द्वारा अगर कोई भी इंजरी होता है तो उसको यहाँ पे मैनेज किया जा सके। अभी जो न्यू आया है रिडक्शन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, तो ये WTO का कंसिस्टेंट स्कीम है, जिसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस जो इनपुट के ऊपर आपका कंज्यूम होता है वो यहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस में होगा। अगर WTO के रूल्स के अंदर देखें तो कुछ सर्टेन ड्यूटीज़ है, जैसे कि स्टेट टैक्सेस है, पावर, ऑयल, वाटर और एजुकेशन सेस में, तो ये सारा यहाँ पे अलाउ किया गया है कि फिर से उसको रिफंड किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे इस रूल्स के अंदर क्या है कि जो सर्टेन ड्यूटीज़ है, जैसे कि आपका पावर के ऊपर जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है या फिर ऑयल इंपोर्ट करते हैं, वाटर है, इनके ऊपर एक स्टेट टैक्स लगाया जाता है, तो ये सारे टैक्सेस को कम करने का यहाँ पे अलाउ किया गया है। इस स्कीम के अंदर क्या है कि इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी जो है वो यहाँ पे रेट्स को डिटरमाइन करेंगे, आइटम को यहाँ पे बताएंगे कि किसके ऊपर कैसे कैसे टैक्स और ड्यूटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। रिमीशन है इस स्कीम के अंदर अगर हम लोग देखें तो रिफंड के साथ साथ यहाँ पे रिमीशन है, यानी कि कुछ ड्रॉबैक रेट्स आपको देखने को मिलेगा, साथ ही इंटीग्रेटेड GST है, जो कि एक स्टेप है जिसके थ्रू ज़ीरो रेटिंग ऑफ एक्सपोर्ट होगा। ज़ीरो रेटिंग कहने का मतलब है कि ज़ीरो टैक्सेस लगेगा कोई भी आपका फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर, अगर कोई भी आपका इनपुट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, तो उसके ऊपर 0 टैक्स लगेगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपका राइस बन के तैयार हो जाता है, राइस की खेती पूरी हो जाती है, लेकिन इसमें इनपुट तो लगता है ना, इसके सीड्स के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए, इरिगेशन के लिए, पावर के लिए, तो इसके ऊपर 0 टैक्स लगेगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं ज़ीरो रेटिंग एक्सपोर्ट, यानी कि 0 टैक्स लगा है इनपुट के ऊपर, लेकिन आपका फाइनल प्रोडक्ट जो निकल कर आ रहा है उसमें आपको टैक्स देना होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटीज़ है। सो गाइस आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटी से स्टार्ट करेंगे। ये भी अगेन थोड़ी लंबी टॉपिक चली जाएगी, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा खींच जाएगा। ओके, तो चलिए इसको थोड़ा रेगुलर कर देंगे, जल्दी से इसको भी कंप्लीट करना है। और मंथली मैगजीन की तो आपको डेली बेसिस में मिलती ही रहती है, तो उसको भी ज़रूर इंजॉय करते रहिए। साथ ही आपका रिवीजन वाला लेसन होते रहता है, तो इसको भी आप लोग ज़रूर देखते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो कमेंट करना ना भूलें, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।